एसटी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ यह हमारे गांव की सच्ची कहानी है। एक मजदूर आदमी चौधरी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। चौधरी साहब, भगवान के लिए मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है, मेरी मदद कीजिए। मैं आपसे अपनी मेहनत का मुआवजा मांग रहा हूँ। अगर मैंने अपने बेटे को दवाई ना ला कर दी तो वह जान से हाथ धो बैठेगा। लेकिन चौधरी पर बूढ़े आदमी की बात का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसने अपने आदमियों को कहा कि ले जाओ, उसे दरवाजे से बाहर फेंक आओ। उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी भी करना कि उसे अगली बार से पता रहे कि चौधरी के सामने बोलने की सज़ा क्या होती है। तो आदमियों ने बूढ़े आदमी को इधर उधर से पकड़ा, एक कमरे में ले जाकर उसकी खूब धुलाई की और गेट के बाहर फेंक दिया। बूढ़ा आदमी शराब देता हुआ वहाँ से जा रहा था, मगर किसी ने उसकी एक ना सुनी। चौधरी राजवीर अपने ड्राइवर से बोला, जल्दी से गाड़ी निकालो, मेरी गुड़िया बेताबी से मेरा इंतज़ार कर रही होगी। ड्राइवर बोला, चौधरी साहब, मगर गाड़ी का टायर तो पंचर है। चौधरी ने एक जोरदार तमाचा ड्राइवर के मुंह पर मारा और बोला, कामचोर, तुम लोगों से कोई एक काम अच्छे से भी नहीं होता। मुफ्त के टुकड़ों पर पल रहे हो ना, काम के ना काज के। जाओ, जाकर जल्दी से दूसरी गाड़ी का बंदोबस्त करो। मुझे वक्त पर एयरपोर्ट पहुंचना है। अगर मैं वक्त पर एयरपोर्ट ना पहुंचा तो मैं तुम सबकी खाल उधेड़ दूंगा। नमक हराम कहीं के। ड्राइवर ने जल्दी से दूसरी गाड़ी साफ की। गाड़ी का फ्रंट दरवाज़ा चौधरी के लिए खोला जाता था। राजवीर बोला, जाते हुए गाड़ी खेतों के पास लेकर चलना, ताकि मैं देख सकूं खेतों में कामकाज हो रहा है या नहीं। ड्राइवर ने जाते हुए गाड़ी खेतों के पास कुछ देर के लिए रोकी। चौधरी राजवीर ने देखा गांव के सब मजदूर लगातार काम करने में बिजी हैं, जिन्हें देखकर चौधरी राजवीर गंदी सी मुस्कुराहट मुस्कुराया, क्योंकि गांव के ज़्यादातर लोग अपनी निजी खेती होने के बावजूद भी चौधरी राजवीर के मोहताज थे। चौधरी राजवीर ने उनसे उनकी ज़मीनें छीन ली थी। अब गांव के सब लोग चौधरी राजवीर की गुलामी करने पर मजबूर थे, क्योंकि अगर ऐसा ना करते तो शायद चौधरी राजवीर उन्हें जिंदा ना छोड़ता। चौधरी राजवीर ने वापस गाड़ी में बैठते हुए शहर की राह पकड़ ली, जहां चौधरी राजवीर की बेटी बाहर से पढ़कर जिला बरेली के रघुनाथपुर गांव वापस आ रही थी। चौधरी राजवीर के एक ही बेटी थी, जिसे उसने बहुत नाजों से पाला था। चौधरी राजवीर अपनी बेटी ममता को खुद से दूर नहीं करना चाहते थे, लेकिन ममता की जिद की वजह से चौधरी को ममता को बाहर चीन भेजना पड़ा था, क्योंकि ममता की दिल की इच्छा थी कि वह बाहर विदेश में जाकर पढ़ाई करे और वापस आकर अपने गाँव वालों की बहुत सेवा करे। इस बात से बेखबर थी कि उसका बाप अपने मजदूरों पर कितना जुल्म ढाता है। ममता की माँ बहुत सादा और दयालु औरत थी, गरीबों की मानो मसीहा थी, पर उसकी चौधरी के आगे जुबान तक ना खुलती थी। उन्होंने ममता की बहुत अच्छी परवरिश की थी। यही वजह थी कि ममता बाहर विदेश से पढ़ने के बावजूद भी बहुत नरम मिजाज की थी और लोगों पर रहम करने वाली थी। वह बिल्कुल भी अपने बाप की फितरतों से बिल्कुल उल्टा थी, अपने से ज़्यादा गाँव वालों के बारे में सोचती थी। ममता की यही बात चौधरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब चौधरी एयरपोर्ट पहुंचा तो उसने सामने अपनी बेटी को आते हुए देखा। चौधरी राजवीर का ये हाल था कि जब भी वह अपनी बेटी को देखता तो दुनिया का हर काम और हर टेंशन भूल जाता था। चौधरी राजवीर की बेटी उससे बहुत प्यार करती थी। चौधरी राजवीर बेटी से मिलने के बाद बहुत खुश हुआ। चौधरी राजवीर एयरपोर्ट से अपनी बेटी को लेने के बाद गांव रघुनाथपुर आ गया। वापस आने के बाद हवेली में बहुत रौनक लगी हुई थी। ममता ने घर आते ही सबसे पहले गरीबों को लंगर लुटाया था। ये देखकर ममता की गरीबों में इतनी लंगर बांटती जा रही है, चौधरी राजवीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह बोला, बेटी, तुम क्यों इन गरीबों के मुंह लगती हो? ये लोग तो पहले ही बहुत हरामखोर हैं, तुम क्यों इतनी दौलत इन पर लुटा रही हो? ममता बोली, पापा, मैं इनको ये सब देकर उन पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ। उनका हक है जो मैं उन्हें दे रही हूँ। ममता जानती थी उसका बाप गांव वालों के साथ बहुत ज़्यादती करते हैं, उन्हें उनकी मेहनत का पूरा पैसा भी नहीं देता। गरीब किसानों से मेहनत भी खूब करवा लेता है। वह करती भी तो क्या करती, अपने बाप के खिलाफ नहीं जा सकती थी। अपनी माँ से मिलने के बाद ममता ने अपने बचपन के दोस्तों से मिलने हवेली से निकली और खेतों के तरफ चल पड़ी। ममता को ये सब देखकर बहुत दुख होता था। उसके बचपन की सहेलियां अपने माँ बाप के साथ खेतों में काम करती हैं। ममता की सहेलियां ममता से मिलकर बहुत खुश हुई। गांव की सभी औरतें ममता से बहुत प्यार करती थीं, क्योंकि वह गांव के हर इंसान को बहुत इज्जत देती थी। उसने ये कभी घमंड नहीं किया कि मैं एक जमींदार चौधरी राजवीर की बेटी हूँ। ममता को घर से निकलने की देर हो चुकी थी।
चौधरी राजवीर को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह गांव की औरतें और लड़कियों के साथ मेल जोल रखे, क्योंकि चौधरी राजवीर खुद गांव के लोगों को गंदा समझता था। वह चाहता था उसकी बेटी भी उनकी तरह बने। चौधरी राजवीर की पत्नी मोनिका चौधरी को बहुत समझाती थी, वे गांव वालों पर इतना जुल्म मत ढाया करें। लेकिन चौधरी राजवीर किसी की सुनने वालों में से कहाँ था। उल्टा अपनी पत्नी को डांट देता था कि तुम अपनी लेक्चर अपने पास रखा करो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। काफ़ी देर के बाद जब ममता हवेली लौटी तो चौधरी राजवीर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। ममता को देखते ही चौधरी राजवीर का गुस्सा एकदम गायब हो गया। चौधरी राजवीर ममता से बोला, ममता, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि गांव वालों के मुंह मत लगा करो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनती हो और ना समझती हो। ममता बोली, पापा, मैं अपनी सहेलियों से मिलने गई थी और फिर अपने गांव के सभी लोग बहुत अच्छे हैं, वह मुझे अपनी बेटियों की तरह प्यार करते हैं। चौधरी राजवीर बोला, अच्छा जल्दी से हाथ मुंह धोकर आओ, तुम्हारी माँ ने खाना तैयार कर दिया है, मिलकर खाना खाते हैं। काफ़ी दिन के बाद आज मैं अपनी बेटी के साथ खाना खाऊंगा। ममता ने हाँ में सिर हिलाती हुई चली गई। एक दिन सुबह सवेरे हवेली में एक औरत आई और चौधरी राजवीर से बोली, माफ़ करना चौधरी साहब, मैं सुबह सवेरे आपकी चौखट पर आ गई हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अपने हालात के हाथों बहुत मजबूर हूँ। आपको तो पता ही है, मैंने पिछले दिनों अपनी बेटी का रिश्ता तय किया हुआ था। लड़के वाले अभी शादी करना चाहते हैं, मगर हमारे हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि हम अभी शादी कर सकें। मेहरबानी करके हमारी मदद करिए और जो मेहनत हमने आपके खेतों में की है उसकी मजदूरी हमें दे दीजिए। ये सुनते ही राजवीर बहुत गुस्से में आ गया और बोला, क्या ये काफ़ी नहीं कि तुम लोगों को 2 टाइम की रोटी मिल जाती है? अब क्या मैं तुम लोगों की बेटियों की शादी का भी ठेका मैंने ही ले रखा है, और जो मेहनत तुम मेरे खेतों में करते हो उस मेहनत के बदले में तुम्हें अनाज भी देता हूँ। जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, और आज के बाद इस हवेली के दहलीज पर पाँव मत रखना। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिसे देखो मुंह उठाकर इधर आ जाता है, सबने सरकारी माल समझा हुआ है। राजवीर की बेटी ये सब लॉन में खड़ी होकर सुन रही थी। उस औरत की बेबसी पर बहुत तरस आया, लेकिन वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। वह अपने बाप के हाथों बहुत मजबूर थी। उसके बाप ने उसे सख्ती से मना कर दिया था कि वह गांव वालों के साथ कोई मेल जोल ना रखे। ममता अब बहुत परेशान थी और कैसे गांव वालों की मदद करे, और चाह कर भी गांव वालों के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। गांव में कुछ दिनों से अजीब सी गर्मा गर्मी थी। गांव का हर आदमी परेशान था। किसी की भी बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। हर किसान एक दूसरे को ये बात बताने से कतरा रहा था, उसके घर ये कांड हो गया है। हर किसी को लग रहा था उसकी बेटी की इज्जत खराब हो चुकी है, क्योंकि ऐसे ही तो नहीं कोई इतनी भारी रकम देकर जाता है। ये खबर चौधरी राजवीर तक पहुंची कि गांव में रोजाना रात को एक 7 फीट का आदमी आता है। वह लोगों के घरों में घुस जाता है और सिर्फ कुंवारी लड़कियों की इज्जत खराब करता है, और जाते हुए नोटों से भरा एक बैग रखकर चला जाता है। गाँव के हर आदमी ने उस इंसान को पकड़ने की बहुत कोशिश की, मगर कोई भी उस आदमी को पकड़ ना सका। गांव में डर की एक लहर फैली हुई थी। गांव के किसान जमा होकर चौधरी राजवीर के पास पहुंचे कि किसी तरह उस इंसान को पकड़ें ताकि हमारी इज्जत सुरक्षित रह सके। चौधरी राजवीर खुद बड़ा परेशान था। वह इसलिए परेशान नहीं था कि लोगों की इज्जत खराब हो रही थी, बल्कि वह इसलिए परेशान था कि अगर किसानों को ऐसे ही पैसे मिलते रहे तो कोई भी मेरी गुलामी नहीं करेगा। हर किसान मालो माल हो जाएगा और मेरे खेतों में खेती करना छोड़ देगा, जो कि राजवीर को किसी कीमत भी मंजूर नहीं था। राजवीर की बेटी ममता भी बहुत परेशान थी, क्योंकि ये किस्सा उसकी बहुत से सहेलियों के साथ भी हो चुका था। एक तरफ से वह खुश भी थी कि जहां उसका बाप लोगों को एक कौड़ी भी नहीं देता था, वह इंसान नोटों से भरा हुआ बैग देकर जाता था, तो दूसरी तरफ इस वजह से परेशान थी कि वह लोगों की बेटियों की इज्जत खराब कर जाता है। वह किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाती हैं। राजवीर ने अपने बहुत से आदमी पहरे पर लगा दिए ताकि वह इंसान पकड़ा जाए और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जा सके। पहरे लगाते हुए 3 दिन हो चुके थे, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पता नहीं कैसे वह इंसान रात के अंधेरे में सबकी नज़रों से बचकर निकल जाता है। उसने पहले ही घर तय किया होता था। वह हर रात 2 बजे घरों में जाता और अपना काम करके बाद में जल्दी से वहाँ से गायब हो जाता था। कोई भी आदमी उसे पकड़ नहीं पा रहा था। राजवीर इस बात से बहुत परेशान था, क्या वह इतना ताकतवर इंसान है जो कि किसी से भी पकड़ा नहीं जा रहा है। एक दिन रात के पहरे के बाद वह राजवीर के आदमी सुबह सवेरे
जब हवेली आए और बताया कि वे आदमी नहीं पकड़ा गया तो चौधरी राजवीर ने उनकी खूब धुलाई की। तुम सब उस एक आदमी को नहीं पकड़ सकते? क्या तुम लोगों से ज़्यादा ताकतवर हो गया है? लगता है मुझे खुद ही कुछ सोचना पड़ेगा। मैं भी देखता हूँ कि अब वो मुझसे कैसे बचेगा। आज तक राजवीर के हाथ से कोई भी बच नहीं पाया था। तुम लोग जाओ और जाकर अपना काम करो, ये सब मैं खुद कर लूँगा। उस इंसान ने राजवीर की रातों की नींद हराम कर रखी थी। राजवीर का हर पल बेचैनी में बीत रहा था। दिन रात यही सोचता रहता था कि मैं उस आदमी को कैसे पकड़ूं, जिसने मेरे गांव में, मेरी रियासत में आकर यहाँ पर चीज़ खराब कर रहा है। गांव वालों ने 2 बार इस इंसान को देखा था और पकड़ने की बहुत कोशिश की थी, मगर वह इंसान पकड़ा ना गया। किसानों के बताए हुए हुलिये के हिसाब से उस इंसान की काली दाढ़ी और बड़ी बड़ी मूछें थीं, लेकिन उसका चेहरा पहचानना किसी के बस में नहीं था। वह इंसान कौन है? राजवीर ने हुक्म दिया कि गांव के वह लोग जिनके चेहरे पर दाढ़ी है सभी को जमा किया जाए। कुछ देर के बाद गांव के कुछ आदमी जिनके चेहरे पर दाढ़ी सजी हुई थी हवेली में हाजिर किए गए। राजवीर ने उन लोगों से बड़ी सख्ती से पूछताछ की। सच सच बताओ, तुम में से कौन रात को लोगों के घरों में घुसता है और लोगों की बेटियों की इज्जत खराब करके बदले में नोटों से भरा हुआ बैग रख जाता है? तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम खुद ही सच बता दो, वरना मेरे पास सच का पता लगाने का और भी बहुत तरीके हैं। तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम खुद ही अपने जुर्म कबूल कर लो। अब जल्दी से बताओ कि तुम सब में से वह कौन सा इंसान है। तो वह सारे लोग चुप रहे, क्योंकि वे जानते थे अगर उन्होंने अपनी सफाई में कुछ कहा तब भी राजवीर कभी भी नहीं मानेगा। उल्टा उन्हें जुबान चलाने की सज़ा भी दी जाएगी, क्योंकि ये पहले भी कई बार हवेली में हो चुका था। जो भी अपनी सफाई में देना या अपने हक के लिए आवाज़ उठाता तो बदले में राजवीर अपने आदमियों से उसकी खूब धुलाई करवाता। राजीव उनसे बोला, मुझे लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। तुम लोगों को समझाने के लिए मुझे दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। डर के मारे गांव के वह लोग थर थर काँपने लगे। राजवीर के जुल्म वह अच्छी तरह से जानते थे। वह सब हाथ जोड़े हुए बोले, राजवीर साहब, हमने कुछ नहीं किया। हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे घरों में तो खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं, हम किसी को क्या देंगे? राजवीर को उनकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। अपने नौकर से एक कोड़ा मंगवाया और बेदर्दी से उन लोगों को मारने लगा। वे लोग दुहाइयाँ देते रहे, मगर राजवीर उनकी दुहाइयों को कोई असर नहीं ले रहा था। ममता, जो अपने कमरे में बैठी अपने मैगजीन में बिजी थी, अचानक लोगों की आवाज़ सुनकर बाहर आई। उसने आते ही अपने बाप के हाथ से वह कोड़ा छीन लिया और बोली, पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? क्यों इन बेचारों पर इतना जुल्म कर रहे हैं? आखिर क्या किया है इन लोगों ने? तो राजवीर बोला, ममता, तुम मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ, अंदर जाओ। तुम नहीं जानती गांव में जो कुछ हो रहा है उन्हीं में से एक है जो ये सब कुछ कर रहा है। ममता बोली, आपको कैसे यकीन है कि उनमें से ही वह एक है जो ये सब कर रहा है? कोई बाहर का आदमी भी तो हो सकता है जो हमारे गांव में आकर ये सब कर रहा हो। इन्हें मारने की बजाय आपको चाहिए कि आप उस आदमी को पकड़िए। ये सब गांव वाले बेकसूर हैं, इन्हें ऐसे मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। ममता उनसे बोली, प्लीज़ अब आप लोग अपने अपने घर जाइए और पापा की तरफ से मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। उन लोगों के चले जाने के बाद राजवीर ने अपनी बेटी से बोला, क्या ज़रूरत थी तुम्हें उनसे माफ़ी मांगने की? मैंने आज तक कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगी। तुमने मुझे उनके सामने बहुत छोटा कर दिया। वह गुस्से में ममता से कहते हुए वहाँ से चले गए। ममता अपने जाते हुए बाप को देखकर सोच रही थी, क्या कभी भगवान मेरे पापा को भी अच्छा इंसान बनाएगा या फिर ऐसे ही अपने लोगों पर जुल्म करते रहेंगे? राजवीर उस इंसान को पकड़ने की दिन रात आइडिया सोचता रहा। वह जानना चाहता था आखिर उस गांव में ये कौन है जो इतना मालदार है। गांव के सभी किसान तो मेरे टुकड़ों पर पलने वाले हैं। किसी की इतनी औकात नहीं कि वे इतनी भारी भरकम किसी को रकम दे सकें। ममता ठीक कह रही थी कि ये कोई बाहर का आदमी भी तो हो सकता है, लेकिन बाहर के आदमी को कैसे पकड़ा जाए? राजवीर सोचने लगा, मुझे लगता है बाहर के आदमी को पकड़ने के लिए मुझे गांव से बाहर पहरा लगाना पड़ेगा, ताकि अगर कोई बाहर का आदमी गांव में दाखिल हो तो उसे जल्दी पकड़ा जाए। मेरी ये तरकीब जरूर काम करेगी। राजवीर ने अपने सभी आदमियों को बुलवाया। उनसे बोला, तुम सबको गांव से बाहर पहरे लगाना होगा, ताकि कभी भी कोई आदमी गांव के अंदर दाखिल ना हो सके। अगर कोई आदमी बाहर का गांव में आ रहा है तो उसे जल्दी पकड़कर मेरे पास लेकर आना। याद रखना, इस काम में जरा भी कोताही नहीं होनी चाहिए, वरना तुम लोगों की खैर नहीं होगी। राजवीर के सारे आदमी गर्दन नीचे झुकाए राजवीर के सामने खड़े थे। जी चौधरी साहब कहते हुए वहाँ से चले जाने लगे। तो चौधरी बोला, सुनो, तुम लोगों को पहरा रात के अंधेरे में देना है, ताकि गांव में से
किसी को भी मालूम ना हो सके कि तुम लोग पहरे पर हो। अब जाओ और अपने अपने काम पर लग जाओ। आधी रात को राजवीर के आदमी पहरा देने के लिए गांव से बाहर गए और सूर्य उदय होने से पहले ही वापस लौटे। राजवीर को लगता था वह अपने साथ उस इंसान को लेकर लौटेंगे, लेकिन वह तो खाली हाथ लौटे। राजवीर से बोले, चौधरी साहब, हमने किसी भी ऐसे इंसान को गांव में आते हुए नहीं देखा। सारी रात हमने अच्छे से पहरा दिया। चौधरी गहरी सोच में डूब गया। उसने अपने आदमियों से कहा, तुम लोग जा सकते हो, अब मैं उस इंसान को अपने तरीके से ढूंढ लूँगा। उस काम के लिए चौधरी ने एक चाल चली और चौधरी राजवीर को पूरा यकीन था, इस तरह उस इंसान को जरूर पकड़ लूँगा। एक दिन राजवीर अपनी बेटी ममता से बोला, ममता बेटा, आज मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से शहर जाना पड़ेगा। हो सकता है मुझे वहाँ एक दिन भी लग जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम रात को मेरे बिस्तर पर सो जाना, ताकि दूसरे को मालूम ना हो सके कि मैं गांव से बाहर गया हूँ। यहाँ मेरे बहुत से दुश्मन हैं जो हर टाइम मौके की तलाश में रहते हैं। तो ममता बोली, पापा आप फिक्र ना करें, मैं आपके बिस्तर पर सो जाऊँगी और माँ का भी अच्छे से ख्याल रखूँगी। तो राजवीर बोला, नहीं, मैं तुम्हारी माँ को भी अपने साथ लेकर जाऊँगा। घर में दूसरे नौकर चाकर और पहरेदार मौजूद होंगे, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ममता बोली, पापा आप फिक्र ना करें, मैं अच्छे से अपना ख्याल रख सकती हूँ, मुझे उसके लिए किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरी तरफ से बेफिक्र होकर जाइए, अपना काम निपटा कर घर आइए, यहाँ मैं सब कुछ देख लूँगी, बस अपना और माँ का ध्यान रखना। राजवीर ने अपनी बेटी से ये बात छुपाई कि वह उस इंसान को पकड़ने के लिए एक चाल चल रहा है। उसके लिए वह अपनी बेटी का इस्तेमाल कर रहा था। उसमें कोई शक नहीं है कि राजवीर अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वह अपनी बेटी को कोई भी दुख कभी नहीं दे सकता था, लेकिन उन सब के बावजूद भी ये सब कुछ करना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि अगर वह ऐसा ना करता तो वह कभी भी उस इंसान को ना पकड़ पाता जो लोगों की बेटियों की इज्जत को खराब करके एक भारी भरकम रुपए दे जाता था। राजवीर, उसकी पत्नी और नौकर के अलावा किसी को मालूम नहीं था कि राजवीर हवेली में मौजूद है। सबको यही पता था कि वह किसी जरूरी काम से 1-2 दिन के लिए शहर जा चुका है। चौधरी ने खुद को और अपनी पत्नी को हवेली के एक तहखाने में छुपा लिया ताकि कोई उन्हें देख ना सके। चौधरी के नौकर उनकी पत्नी को खाने पीने के सारे सामान उसी तहखाने में दी जाने लगी। चौधरी दिन के ढलने का इंतजार करने लगा। जो ही शाम हुई, चौधरी के इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। वह धीरे धीरे कदम उठाता हुआ तहखाने से निकला और हवेली के मेन दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। तहखाने जो कि हवेली की पिछली साइड पर बनाया गया था, इसलिए हवेली के अंदर दाखिल होना कोई मामूली बात नहीं थी। चौधरी, उनकी पत्नी छुपते छुपाते धीरे धीरे कदम उठाते हुए हवेली के अंदर दाखिल हो गए। हवेली में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। कोई भी नौकर चाकर या पहरेदार नजर नहीं आ रहा था। चौधरी ने ममता के कमरे की तरफ देखा तो उसके कमरे की लाइट ऑन थी, जिसे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो पढ़ाई में बिजी है। चौधरी अपनी पत्नी से बोला, इसका मतलब है कि ममता अभी तक मेरे बिस्तर पर सोने के लिए नहीं गई है। यही मौका है, चलो चलकर छुप जाते हैं। अभी वे दोनों अपने कमरे की तरफ जा रहे थे, किसी के आने की आहट सुनाई दी तो वे दोनों जल्दी से छुप गए। कुछ देर के बाद जब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ कोई नहीं, तो वहाँ से निकले और अपने कमरे की तरफ चल पड़े। कमरे में जाकर चौधरी की पत्नी ने गहरा सांस लिया और चौधरी से बोली, पता नहीं ये क्या मुसीबत है, हमें अपने ही घर में चोरों की तरह रहना पड़ रहा है। तो चौधरी बोला, सब्र करो, हम भी तो देखें कि वे कितना रहमदिल इंसान है, जो लोगों की इज्जत खराब करने के बाद उन्हें इतना सारा माल देकर जाता है। मेरे अलावा इस गांव में किसके पास इतना माल दौलत है जो उन किसानों पर लुटा रहा है। बाहर से किसी की बोलने की आवाज़ आई तो चौधरी और उसकी पत्नी जल्दी से खड़े होकर पर्दे के पीछे छुप गए। कुछ देर के बाद ममता कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक बैग था जिसमें शायद उसके कपड़े वगैरह होंगे। उन्होंने वह बैग टेबल पर रखा और सोने के लिए लेट गई। चौधरी और उसकी पत्नी ने थोड़ा सा पर्दा सरका कर देखा तो ममता आराम की नींद सो रही थी। ममता की पत्नी बोली, चौधरी साहब, इस बैग में क्या हो सकता है जो ममता ने लाकर रखा है। चौधरी गुस्से से बोला, चुप रहो, या ना हो कि हमारी मौजूदगी का किसी को पता चल जाए और मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाए। रात का काफ़ी हिस्सा बीत चुका था मगर वह इंसान ना आया जिसका चौधरी साहब और उसकी पत्नी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। चौधरी की पत्नी बोली, मुझे लगता है आज वह नहीं आएगा। लेकिन चौधरी को पूरा यकीन था वह आज की रात हवेली में ज़रूर आएगा, क्योंकि चौधरी की हवेली के अलावा वह गांव के हर घर में चक्कर लगा चुका था। एक सिर्फ चौधरी का घर रह गया था। जब आधी रात बीत गई, वे दोनों पर्दे के पीछे छुपे रहे। अचानक चौधरी पर्दा पीछे करके देखा तो चौधरी की उस वक्त जान निकल गई जब उसने देखा कि अचानक उसकी बेटी आदमियों के कपड़े पहने और आदमियों की आवाज़ में बोल रही है।
और साथ ही साथ नकली मूछें और दाढ़ी भी लगा रही है। ये सब कुछ देखकर राजवीर के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। सोच भी नहीं सकता था कि उसकी जान से प्यारी बेटी ये सब कुछ करेगी। चौधरी गुस्से से पर्दे के पीछे से निकला। अपनी बेटी के पास पहुंचकर उसने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा था। हैरानी के मारे ममता की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके पापा ने उसे थप्पड़ मारा है, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक उन्होंने कभी ममता को हाथ तक नहीं लगाया था। चौधरी अपनी बेटी से बोला कि तुमने ये सब क्या किया? मैं तो समझा था कि कोई बाहर का आदमी है जो ये सब कर रहा है। मुझे क्या पता था कि मेरे घर में से ही कोई ये खेल खेल रहा है। ममता, जो काफ़ी देर चुप थी और आंसू बहा रही थी, एकदम से बोली, तो बताइए पापा, मैं क्या करती? आपका गांव वालों पर इतना जुल्म करना मुझसे देखा नहीं जाता था। आप लोगों के मेहनत का मुआवजा भी नहीं देते थे। उल्टा अगर आपसे कोई मेहनत का मुआवजा मांग लेता तो आप उसकी खूब धुलाई करते थे। यहाँ तक कि आप किसी की बहन बेटी की शादी के लिए भी पैसे देने को तैयार नहीं होते थे। मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं गया था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं ये तरीका अपना लूँ, लोगों की मदद करूँ। मैंने कुछ मदद नहीं किया, बल्कि मैंने तो बस उन हकदारों को उनका हक दिया है जो कि आज तक आप उनसे छीनते आए हो, और हकदारों को उनका हक देना कोई गलत बात नहीं है। मैंने आपको ये बात इसलिए नहीं बताई थी कि अगर आपको मालूम हो जाता तो आप मुझे कड़ी से कड़ी सज़ा देते, क्योंकि आपकी अदालत में किसी को भी कोई माफ़ी नहीं मिलती है। खुद को दुनिया की बदनसीब लड़की समझती हूँ जिसने इस हवेली में जन्म लिया, जहाँ इंसान की कोई कदर नहीं और कोई कीमत नहीं। चौधरी चुप से अपनी बेटी की बातें सुनता रहा। चौधरी की बेटी बोली, पापा, मैं आपको आपके सारे पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगी। जैसे लिया था वैसे ही लौटा दूंगी। चौधरी अपने आंखों में आंसू लिए बोला, बेटा, मुझे इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे माफ़ कर दो। मैं भटक गया था। दुनिया की दौलत ने मुझे अंधा कर दिया था। लालच ने मुझे अच्छे बुरे की तमीज़ भुला दी थी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं किसी का भी हक नहीं खाऊंगा, और मैं आज ही गांव के सारे किसानों को उनका हक दूंगा। सच्चे दिल से अपने गुनाहों की तौबा करता हूँ। राजवीर ने गांव के सारे किसानों से छीनी हुई उनकी ज़मीनें वापस कर दी। मेहनत मजदूरी करने वालों को उनका मुआवजा दिया। सभी गाँव वालों से अपने बुरे व्यवहार की माफ़ी मांगी। गाँव वालों ने भी सच्चे दिल से चौधरी राजवीर को माफ़ कर दिया। जहाँ लोग चौधरी राजवीर के डर की वजह से उसकी इज्जत किया करते थे, अब अच्छे नीयत से और अच्छे दिल से चौधरी की इज्जत करते हैं, और उसकी बेटी की वजह से उसकी इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई। ये सब चौधरी की बेटी ममता की वजह से मुमकिन हो सका था। उसकी वजह से उसका बाप अच्छे रास्ते पर चला और उसने लोगों के दिल में अपनी इज्जत बना ली। अब गांव का कोई भी आदमी राजवीर के बगैर कोई भी काम नहीं करता। गांव की हर लड़की की शादी की जिम्मेदारी राजवीर ने खुद ले ली है। सब गांव वाले चौधरी राजवीर के इस व्यवहार से बहुत खुश हैं, और वे सब ममता और चौधरी राजवीर के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। सभी गांव वालों की दुआएं और प्रार्थनाओं के बदौलत ही उनके आगे नस्लें भी इतनी अच्छी और ईमानदार है, और सभी अच्छे अच्छे पोस्ट पर तैनात हैं, और आज तक ये कहानी सभी के दिलों में मौजूद है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर अपना सदा प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।